प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का ये सेशन पाठ्यक्रम को लेकर के विस्तृत चर्चा करने का है। पिछले कुछ महीनों से भारत सहित पूरा विश्व कोविड-19 के प्रभाव से ग्रसित है। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश शासन ने हमारे पाठ्यक्रम में काफ़ी कटौती की है, 30% की कटौती की है, जो कि काबिल तारीफ है। और चूंकि ये बोर्ड की क्लास है, क्लास 10th है, बोर्ड की क्लास है, तो इसमें बहुत ज़रूरी है जितनी रिमेनिंग बची हैं उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है क्या हमें पढ़ना है और क्या हमें नहीं पढ़ना है। तो जो हमें नहीं पढ़ना है उस पर भी हम चर्चा करेंगे और जो हमें पढ़ना है उस पर भी चर्चा करेंगे। और अंक विभाजन की मतलब अंक बना करके पूरी कौन सा चैप्टर कितने अंक का विभाजित है ये भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको हम समझेंगे। शासन द्वारा कौन से पोर्शन सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के पाठ्यक्रम से हटाए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है, कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। ठीक है, तो इसमें चूँकि सामाजिक विज्ञान में हम लोग 4 पोर्शन पढ़ते हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इतिहास में कौन कौन से पोर्शन खत्म किए गए हैं। तो यहाँ पर इतिहास में जो अंश खत्म किया गया है, औद्योगिकरण का युग, इसे समाप्त कर दिया गया है। और दूसरा है मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक विश्व। ठीक है, ये भूगोल इतिहास में ये पोर्शन हटा दिए गए हैं, औद्योगिकरण का युग और मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक विश्व। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर्स हटा दिए गए हैं इतिहास में। और अगर हम भूगोल की बात करें तो भूगोल में विनिर्माण उद्योग को हटाया गया है, विनिर्माण उद्योग इसको हटा दिया गया है। ठीक है, और अर्थशास्त्र में अगर हम बात करें वो नागरिक शास्त्र में, तो नागरिक शास्त्र में राजनीतिक दल वाले चैप्टर को हटा दिया गया है। ठीक है, और अर्थशास्त्र में मुद्रा तथा साख इस पार्ट को हटाया गया है। ठीक है, इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे कि इसमें कौन कौन से पोर्शन थे जिन्हें हटाया गया है, इसको हटा दिया गया है, तो फिर इसे हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो ये आप लोग टिक लगा लेना अपने किताब में, चैप्टर में जो है इनको नहीं पढ़ना है, इनसे प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में नहीं आएंगे। ठीक है, और उपर्युक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम अब निम्नवत रह गया है, इसको हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, देखते हैं। और उससे पहले हमें देख लेते हैं कि जो हमारे अंकों का विभाजन है, हमारे पाठ्यक्रम में अंक विभाजन किस तरीके से किया गया है। तो इसमें जो इतिहास वाला पोर्शन है, देखिए इतिहास जो किताब है वो भारत और समकालीन विश्व 2 के नाम से जानी जाती है। यानी भारत और समकालीन विश्व फर्स्ट जो किताब थी वो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, और ये सेकंड बुक है जो इतिहास है भारत और समकालीन विश्व, और इसमें प्रश्न आते हैं 20 अंक से। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरी किताब है समकालीन भारत 2, जो कि भूगोल की किताब है, इससे भी 20 प्रश्न के अंक आते हैं। तो देखिए ये 2 पोर्शन बहुत महत्वपूर्ण हैं, यानी इतिहास और भूगोल, इससे 20-20 अंकों के प्रश्न आते हैं, जिसमें 15 अंक के लिखने के प्रश्न आते हैं दोनों में से, और 5-5 अंक के जो है मानचित्र कार्य के प्रश्न आते हैं। तो मानचित्र वाले प्रश्न 5-5 यानी 10 अंक जो है आप पूरी तरीके से जो है आपको मिल सकते हैं अगर अच्छी तरीके से मानचित्र आप करेंगे। बिल्कुल इसमें सिलेबस दिया हुआ है मानचित्र का, हम उस पर अध्ययन करेंगे, उसी से प्रश्न आएंगे मानचित्र में। ठीक है, और तीसरी किताब है लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 2, यानी फर्स्ट पार्ट हमने 9th में पढ़ा था, जिसको नागरिक शास्त्र कहते हैं, और ये 15 नंबर के प्रश्न आते हैं। चूंकि इसमें मानचित्र से प्रश्न नहीं आते इसलिए 15 नंबर का प्रश्न आता है। और चौथी किताब है आर्थिक विकास की समझ, जो कि अर्थशास्त्र की किताब है, इससे 15 नंबर के प्रश्न इससे भी आते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये केवल एक ही पेपर है। इसके पहले जो है 2 प्रश्न पत्र होते थे, लेकिन पिछले साल से व्यवस्था कर दी गई है, पिछले साल के इसके पहले से ही 2 साल पहले से ही प्रावधान कर दिया गया है कि अब हाई स्कूल के पेपर सिर्फ एक ही पेपर हुआ करेंगे हर सब्जेक्ट के। तो इसलिए अब ये 70 अंकों के प्रश्न जो है इस तरीके से लिखित आएंगे, जो कि आपको बोर्ड परीक्षा से 70 अंक के पेपर में प्रश्न रहेंगे। और जो प्रोजेक्ट कार्य है वो 30 अंक का होगा,
ठीक है। 15 अंक तो 3 मासिक परीक्षाओं के जोड़े जाएंगे और 15 अंक प्रोजेक्ट वर्क के होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 70 और 30 100 ये 100 नंबर के अंक हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग डिटेल से अब चर्चा करते हैं कि हमारे जो इतिहास वाले पोर्शन में कौन कौन सी चीज़ें जो है रखी गई हैं अभी हैं। तो इसमें घटना पहला खंड है जो 20 अंक का इतिहास से प्रश्न आता है। इसे पहला खंड जो है घटनाएं और प्रक्रियाएं है। इससे 9 अंक के प्रश्न आते हैं घटनाएं और प्रक्रियाओं से। तो ये महत्वपूर्ण खंड है। इसमें यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे, जिसमें 1830 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय ये देखेंगे। और जोसेफ मेज़नी और अन्य जो विचार हैं लोगों के, विद्वानों के, वो देखेंगे। और पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी और ग्रीस आंदोलन की सामान्य विशेषताएं देखेंगे। देखिए, हमने 9th क्लास में फ्रांसीसी क्रांति पढ़ी थी। तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद का ही जो है पूरा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होता है। तो ये सारा हम इसमें अध्ययन करेंगे। और इसके बाद में भारत में राष्ट्रवाद का भी अध्ययन किया जाएगा, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव देखेंगे। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 18 तक, उसका हम प्रभाव भारत में देखेंगे। फिर बाद में खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन और अन्य तमाम आंदोलन जो चले थे उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और उनसे संबंधित कुछ विचारधाराएं हैं लोगों की, जो उस समय के जो स्वतंत्रता सेनानी थे जैसे गांधी जी वगैरह हैं, इन लोगों की विचारधाराओं का भी अध्ययन किया जाएगा। इसके अलावा नमक सत्याग्रह देखेंगे। फिर जनजातियों और श्रमिकों व किसानों के आंदोलन देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं देखेंगे, कौन कौन सी सीमाएं थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की। और सामूहिक अपनत्व की भावना, ये हम भारत में राष्ट्रवाद वाले पोर्शन में इसका अध्ययन करेंगे। और इसमें खंड 2 है जो जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। खंड 2 जीविका, अर्थव्यवस्था और समाज से है। इससे 6 अंक के प्रश्न आते हैं। तो इसमें भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसका हम अध्ययन करेंगे। यानी पूर्व आधुनिक विश्व, यानी जो आज का विश्व है, आधुनिक विश्व, उससे पहले क्या व्यवस्थाएं थी विश्व में, उसका हम अध्ययन करेंगे। 19वीं शताब्दी यानी 1815 से 1914 तक विश्व अर्थव्यवस्था, इसका अध्ययन करेंगे, जिसमें उपनिवेशवाद का अध्ययन किया जाएगा। और महायुद्धों के मध्य अर्थव्यवस्था, यानी महायुद्ध जो हुए थे, 2 विश्व युद्ध हुए थे, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, तो इनके बीच की अर्थव्यवस्था हम लोग देखेंगे, जिसमें आर्थिक महामंदी आई भी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है 1929-30 में आर्थिक महामंदी आई थी पूरे विश्व में, और खास करके यूरोप और अमेरिका के देश बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हुए थे। तो वो सारा हम लोग यहाँ अध्ययन करेंगे। विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, वैश्वीकरण की शुरुआत, ये देखेंगे। इसके बाद में जो है वैश्वीकरण शुरू होता है, ठीक है। और इसके ये तो हो गए 15 अंक के, 9 और 6 15 अंक के जो लिखित प्रश्न आएंगे। इसके अलावा मानचित्र कार्य 5 अंक का आएगा, जिसमें सारे जो है यहाँ डिटेल से दिया हुआ है मानचित्र कार्य में कौन कौन से जो है पोर्शन से प्रश्न आएंगे। तो उसमें पहला जो अध्याय 3 से प्रश्न आएगा, भारत में राष्ट्रवाद 1918 से 1930 के बीच जो है ये दर्शाना है हमको। मानचित्र में इनकी पहचान करनी है और दर्शाना है। तो यानी कि भारत का ही मानचित्र आपको मिलेगा, और उसी राजनीतिक मानचित्र में भारत के जो कुछ स्थान हैं उसको दर्शाने के लिए आएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से स्थान आ सकते हैं। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो मुख्य अधिवेशन हुए थे, तो वो प्रश्न आ सकता है। जैसे कलकत्ता का सितंबर 1920 में अधिवेशन हुआ था, तो पूछ लेगा कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है सितंबर 1920 में हुआ अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता आपको दर्शाना होगा। नागपुर का दिसंबर 1920 में हुआ, मद्रास में 1927 में हुआ, लाहौर में 1929 में हुआ। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण जो है कांग्रेस अधिवेशन है, इनको आपको दर्शाना होगा। हम लोग आगे चर्चा करेंगे, जब मानचित्र कार्य करेंगे तो पूरा हम दर्शाएंगे, उसमें आप लोग पढ़िएगा। और दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र, यानी कौन कौन से किन किन स्थानों से और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जो है गति मिली, उनको बिगुल फूंका गया वहाँ से। तो इसमें कौन कौन से आंदोलन थे, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रमुख हैं। जैसे इसमें चंपारण है, तो चंपारण बिहार में ही, आपको पता होना चाहिए कहाँ है चंपारण, बिहार में है। तो ये किस लिए जाना जाता है, किस आंदोलन के लिए, तो ये नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन था। इसके अलावा खेड़ा है गुजरात में, जो किसान सत्याग्रह है, ठीक है। और अहमदाबाद जो गुजरात में सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह था। और अमृतसर जो पंजाब में है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जाना जाता है, 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड। और चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में है, ये सहयोग आंदोलन का उद्घोष यहाँ से हुआ था, चौरी चौरा, जो कि गोरखपुर के पास में है, ठीक है। और इसके साथ दांडी गुजरात में है। तो यहाँ सविनय आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन से संबंधित स्थान है। तो इन स्थानों को भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से इन्हीं में से मानचित्र के सारे प्रश्न आएंगे, इनको आप करिएगा, आसान है। दूसरी इकाई है भूगोल। तो भूगोल
भूगोल के अंतर्गत जो है हम लोग देखेंगे, ये इसमें भी 20 अंक के प्रश्न आते हैं, जिसमें इकाई 1 से 9 अंक का प्रश्न आता है। तो इसमें पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास, जिसमें हम लोग देखेंगे संसाधन के प्रकार देखेंगे। इसमें 2 प्रकार के संसाधन देखेंगे, प्राकृतिक और मानवीय संसाधन। फिर संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है, संसाधन और प्राकृतिक संसाधन क्या है, एक संसाधन के रूप में भूमि। अब यहाँ पे संसाधनों को अलग अलग अध्ययन करेंगे, जिसमें भूमि का अध्ययन करेंगे, मिट्टी के का अध्ययन करेंगे, इसके प्रकार को देखेंगे, मिट्टी के वितरण को देखेंगे, भूमि उपयोग के प्रारूप के बारे में चर्चा करेंगे और इसके परिवर्तन देखेंगे, और भूक्षरण यानी निम्नीकरण देखेंगे मिट्टी की, तथा संरक्षण के उपाय देखेंगे। ठीक है। और इसके अलावा वन एवं वन्य जीव संसाधन और जल संसाधन, ये 2 जो है चैप्टर्स हैं। तो लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक निर्देश दिया है कि वन एवं जीव संसाधन एवं जल संसाधन से बोर्ड में परीक्षा में प्रश्न नहीं आएंगे। बोर्ड परीक्षा की जो लिखित परीक्षा पेपर होगा जो 70 नंबर का, तो उसमें प्रश्न इससे भी नहीं आएगा, वन एवं वन्य जीव संसाधन और जल संसाधन। परंतु मानचित्र संबंधी प्रश्न एवं प्रोजेक्ट के संबंधी कार्य कराए जाएंगे। मानचित्र संबंधी प्रश्न इन 2 चैप्टर से आएंगे। जैसे जल संसाधन में पूछ लेगा कि फलाना सिंचाई परियोजना या बांध परियोजना कहाँ है, तो ये आपको तैयार करना होगा। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं देखते हैं। वन एवं वन्यजीव संसाधन में भारत में वनस्पति जगत, प्राणी जगत, भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण, समुदाय और वन संरक्षण। और जल संसाधन की अगर बात करें तो इसका वितरण देखेंगे, उपयोग, बहुउद्देशीय घाटी परियोजना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मानचित्र कार्य के लिए एक प्रश्न हमेशा आता है। जल दुर्लभता है, संरक्षण और प्रबंधन है की आवश्यकता, वर्षा जल का संचयन। ठीक है, यहाँ तक तो हमने भूगोल में करा दिया है, इनको आप देख सकते हैं हमारे वीडियो एकेडमिक ज्ञान सेतु वाले जो है उसमें जा करके, चैनल पे जा करके आप यहाँ तक के पार्ट भूगोल के कर सकते हो। इसके बाद हम आगे करेंगे। ठीक है। और इसके अलावा कृषि है, तो कृषि के प्रकार देखेंगे, मुख्य फसलें देखेंगे कौन कौन सी हैं, शस्य प्रारूप मतलब फसल प्रारूप देखेंगे, तकनीक एवं संस्थागत सुधार देखेंगे, कृषि में जो है तकनीकी सुधार कैसे हुआ, और संस्थागत सुधार मतलब जो है आज के समय में जो कृषि की व्यवस्था है उसमें बहुत सारे जो है संस्थागत परिवर्तन हुए हैं, ये देखेंगे। और इसका प्रभाव देखेंगे, कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव देखेंगे, रोजगार और उत्पादन में इसका योगदान देखेंगे कृषि का। ठीक है, ये तो पहली इकाई होगी जिससे 9 नंबर के प्रश्न आएंगे। और इकाई 2 से 6 नंबर के प्रश्न आएंगे, जिसमें खनिज तथा ऊर्जा संसाधन यानी यहाँ पे संसाधनों की चर्चा करेंगे, जिसमें खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन देखेंगे। तो खनिज के प्रकार देखेंगे, इसका वितरण देखेंगे, ये वितरण केवल मानचित्र पर आएगा। खनिज कौन कौन से खनिज, जैसे पूछ लेगा कि कोयला का वितरण कहाँ पाया जाता है, तो इस तरीके से खनिजों का वितरण जो है मानचित्र पर हम लोग दर्शाएंगे। और खनिजों के उपयोग तथा आर्थिक महत्व, ठीक है, और इसका संरक्षण। ऊर्जा संसाधनों के प्रकार देखेंगे, जिसमें परंपरागत और गैर परंपरागत 2 प्रकार के ऊर्जा के स्रोत हैं। वितरण देखेंगे, भारत में कहाँ कहाँ इनका जो है वितरण पाया जाता है। ठीक, और उपयोग संरक्षण देखेंगे। ठीक, और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं कौन सी, संचार और परिवहन के साधन। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं क्या है, संचार और परिवहन। तो इनके साधनों का महत्व देखेंगे भारत में। व्यापार तथा पर्यटन का चर्चा करेंगे यहाँ पर। और मानचित्र कार्य 5 अंकों का आएगा, जिसमें भारत का मानचित्र आपको मिलेगा, राजनीतिक मानचित्र, जिसमें जो है संसाधन एवं विकास वाले चैप्टर से आएगा, जिसमें मृदाओं के प्रमुख प्रकारों की पहचान करने के लिए आएगा। जैसे दे देगा कि काली मिट्टी वाला क्षेत्र दर्शाइए, भारत में कौन सा काली मिट्टी का क्षेत्र है, तो इस तरीके से आप मानचित्र में काली मिट्टी का क्षेत्र दर्शा सकते हैं। ये इस तरीके से भारत का मानचित्र हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो है महाराष्ट्र गुजरात वाला काली मिट्टी का क्षेत्र हो गया। और जल संसाधन से प्रश्न आ सकते हैं, तो इसमें बांध से आएगा। इन बांध ये बांधों को रट डालो मानचित्र में भर भर करके, बिल्कुल यही से प्रश्न आएगा। सलाल, भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पर है, टेहरी बांध कहाँ है, राणा प्रताप सागर कहाँ है, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुन सागर और तुंगभद्रा, इन सब बांधों को नदियों के साथ दर्शाना है। ठीक, और अगर कृषि की बात करें तो कृषि इसमें जो है कृषि में केवल पहचान के लिए आएगा, चावल एवं गेहूं के प्रमुख क्षेत्र आ जाएगा भरने के लिए। और प्रमुख सबसे बड़े उत्पादक राज्य, गन्ना में कौन सा राज्य उत्पादक सबसे बड़ा उत्पादक है, चाय, कॉफ़ी, रबड़, कपास, जूट, ये सब मानचित्र में दर्शाना होगा कि रबड़ का कौन सा राज्य उत्पादन करता है, कागज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ये सब प्रश्न ऐसे आ जाएंगे, पूछे जाएंगे, और मानचित्र कार्य में इनको दर्शाना है। ठीक है, तो इस तरीके से भूगोल से हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे राजनीति, लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 2, जिसको नागरिक शास्त्र के नाम से जाना जाता है। तो ये 15 अंक के यहाँ से प्रश्न आते हैं, जिसमें से इकाई फर्स्ट है, ये 8 अंक के प्रश्न आते हैं।
तो इसमें अध्याय 1 और 2 है, जैसे सत्ता की साझेदारी अध्याय 1 है और दूसरा अध्याय है संघवाद। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे लोकतांत्रिक देशों में सत्ता की साझेदारी क्यों और कैसे, ठीक है, कैसे शक्ति का संघीय विभाजन राष्ट्रीय एकता में सहायक रहा है, किस सीमा तक विकेंद्रीकरण ने इस उद्देश्य की पूर्ति की है, लोकतंत्र किस प्रकार से विभिन्न सामाजिक समूहों को समायोजित करता है, ये सब हम इसमें अध्ययन करेंगे सत्ता की साझेदारी और संघवाद में। और अध्याय 3 में हम लोग लोकतंत्र और विविधता का अध्ययन करेंगे, जिसमें क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभाजन निहित है, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या विभाजन हो सकता है, जाति का राजनीति और राजनीति का जाति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, आज के समय में बहुत बड़े जो है भारत में खास करके बहुत बड़ा मुद्दा है, राजनीति का जातिकरण हो गया है और जातियों में भी राजनीति होती है। तो ये सब जो है आप देख सकते हो, आप डेली रूटीन के लाइफ में राजनीति कितना ज़्यादा प्रभावशाली जातियों पर पड़ रहा है, और किस प्रकार से लैंगिक भिन्नता भेद ने राजनीति को प्रभावित किया है। भाई लैंगिक भिन्नता मतलब स्त्री और पुरुष की जो भिन्नता है, तो इसका भी राजनीति में प्रभाव रहा है। और किस प्रकार सांप्रदायिक विभाजन लोकतंत्र को प्रभावित करता है। सांप्रदायिक विभाजन यानी कि जो संप्रदाय के अनुसार भारत में जो विभाजन है, जैसे या विश्व में ही सांप्रदायिक विभाजन है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सब सांप्रदायिक विभाजन है, तो इसका लोकतंत्र पर क्या प्रभाव है। ठीक है, और इकाई 2 से 7 अंक के प्रश्न आते हैं। तो इसमें अध्याय 5 है लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन। इसमें हम लोग देखेंगे जाति धर्म और लैंगिक मसले, क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभाजन निहित है, जाति का राजनीति और राजनीति, ये तो हम लोग देख लिए। तो ये अध्याय लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन है, वहाँ यहाँ से प्रश्न आएंगे। और अध्याय 6 जो है लोकतंत्र के परिणाम हम लोग देखेंगे, क्या लोकतंत्र को उसके परिणामों से आकलित किया या परखा जा सकता है या जाना जा सकता है। कोई भी व्यक्ति लोकतंत्र से क्या तार्किक अपेक्षाएं कर सकता है, क्या भारतीय लोकतंत्र इन अपेक्षाओं की पूर्ति करता है, क्या लोकतंत्र लोगों के विकास सुरक्षा और गरिमा को बनाए रखने की ओर अग्रसर रहा है। ये सब हम लोकतंत्र के परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, और भारत के लोकतंत्र को किसने जीवित रखा अथवा किसने भारतीय लोकतंत्र को बनाए रखा है, तो ये सब हम अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा लोकतंत्र की क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या लोकतंत्र की विचारधारा संकुचित होती जा रही है, जैसा कि आज के समय में तमाम उदाहरण ऐसे देख सकते हो। तो आप देख सकते हो कि लोकतंत्र की विचारधारा अभी संकीर्ण हो रही है। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, लोकतंत्र की चुनौतियों के बारे में चर्चा करेंगे। लोकतंत्र को कैसे सुधारा और सुदृढ़ बनाया जा सकता है, यानी जो समस्याएं हैं भारतीय लोकतंत्र में, तो उनको कैसे सुधारा जा सकता है। लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में एक साधारण नागरिक क्या भूमिका निभा सकता है, यानी हम सब आप सब लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में क्या भूमिका निभा सकते हैं, इसका भी अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, अब लास्ट इकाई है हमारी आर्थिक विकास की समझ यानी अर्थशास्त्र, इसका अध्ययन करेंगे, जिसमें से 15 अंक के प्रश्न आते हैं। तो इकाई 1 है जो 9 अंक के प्रश्न आते हैं। यहाँ पर हम लोग विकास के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें विकास की पारंपरिक अवधारणा देखेंगे, यानी विकास क्या है, विकास की परिभाषा देखेंगे। राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय का अध्ययन करेंगे। आय और अन्य लक्ष्य, औसत आय, आय और अन्य मापदंड, शिशु मृत्यु दर क्या है, विकास की धारणीयता क्या है, इसका अध्ययन करेंगे। तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्य क्षेत्र कौन कौन से, आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्र देखेंगे, जैसे कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, ये सब क्षेत्र देखेंगे। क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन देखेंगे। तृतीयक क्षेत्र का बढ़ता महत्व, यानी ऐतिहासिक परिवर्तन नहीं, पहले प्राथमिक क्षेत्र का बोलबाला था और अब तृतीयक क्षेत्र का बोलबाला हो गया है, तो इस तरीके से इसके परिवर्तन को देखेंगे। फिर रोजगार सृजन देखेंगे, कार्य क्षेत्रों का विभाजन देखेंगे, संगठित तथा असंगठित क्षेत्र में मतलब कार्य समूह बटे हुए हैं, इसका अध्ययन करेंगे। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के संरक्षण के उपाय देखेंगे। ठीक है, अब इकाई 2 से 6 अंक के प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर है भूमंडलीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था यानी वैश्वीकरण का अध्ययन करेंगे, जो कि 1990 के दशक के बाद जो है वैश्वीकरण भारत में आया, तो इसका अध्ययन करेंगे। विभिन्न देशों में उत्पादन, विदेशी व्यापार तथा विभिन्न बाजारों की आपस में जुड़ना, वैश्वीकरण क्या है, यानी वैश्वीकरण यानी पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था एक हो जाना, ये वैश्वीकरण, तो इसका अध्ययन करेंगे। इसके कारक देखेंगे। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का अध्ययन करेंगे। प्रभाव, न्यायसंगत वैश्वीकरण सब देखेंगे। और फिर हम लोग लास्ट में देखेंगे उपभोक्ता अधिकार, यानी हम सब उपभोक्ता हैं तो हमारे क्या अधिकार हैं, इसका भी हमें जानना जो है सारा बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो उपभोक्ता का शोषण कैसे होता है ये देखेंगे हम लोग। 1 या 2 साधारण केस अध्ययन इस पे जो है किया जाएगा। उपभोक्ताओं के शोषण के कारण देखेंगे। ठीक, उपभोक्ता जागरूकता का उदय, बाजार में उपभोक्ताओं को कैसा होना चाहिए, उपभोक्ता संरक्षण में सरकार की क्या भूमिका है। तो इस तरीके से ये सब हम लोग जो है 4 किताबों के माध्यम से अध्ययन करेंगे अपने पूरे सामाजिक विज्ञान का। और फिर प्रोजेक्ट कार्य है, इसको समझ लेना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है।
इसमें सिर्फ वही है कि 15 अंक, जो 5-5 अंक के 3 त्रैमासिक परीक्षाएं होती हैं उसमें 15 अंक मिलते हैं, और बाकी 15 अंक जो है आपके कार्य व्यवहार और वाइवा वगैरह से दिए जाते हैं। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट कार्य जो आप लोग चार्ट पेपर वगैरह पे बनाते हैं, केस स्टडी करते हैं, तो उसमें 30 अंकों का प्रावधान है। तो इस तरीके से पूरा हमारा 70 अंक और 30 अंक का पूरा जो है हमारा हो जाता है, प्लस 30 अंक यानी 100 अंक का सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर हो जाता है। तो बच्चों, यहाँ आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा, अंक विभाजनवार आपने समझा कि कौन कौन से चैप्टर कितने अंकदायी हैं, और उसी तरीके से इनको हमें प्रिपेयर करना है, रणनीति से तैयारी करनी है, जिससे कि अधिक से अधिक कम परिश्रम में अधिक से अधिक अंक बोर्ड परीक्षा में प्राप्त किए जा सकें। जय हिंद, जय भारत।